गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू नरवा स्टडी पॉइंट। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सॉइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी मिट्टी और इसका वर्गीकरण। मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, वो बात आज हम करेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी क्या होती है हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। मिट्टी क्या है? पृथ्वी की अपर मोस्ट लेयर होती है। ये वाली जो लेयर है ना, अपर मोस्ट लेयर, इसको क्या बोला जाता है? इसको ही सॉइल बोला जाता है। अब पृथ्वी की अपर मोस्ट लेयर को ही क्या बोलते हैं? हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल यानी मृदा बोलते हैं। और मृदा क्या होती है? मोटे, मध्यम या बारीक जो कार्बनिक और अकार्बनिक कण होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मिट्टी बोला जाता है। मिट्टी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारी जो पृथ्वी में माइक्रोब्स होते हैं, जो मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, और उन डिकम्पोज होने से हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें न्यूट्रिशन मिलता है। हमें इन द सेंस जो प्लांट हमने उगाया है, मान लीजिए हमने बीज बोया है, तो जब माइक्रोब्स जो हैं इस मिट्टी के अंदर डिकम्पोज होते हैं तो उससे इस बीज को नरिशमेंट मिलता है, वाटर मिलता है, और ये क्या है? एक प्लांट बनता है, यानी बीज से पौधा बनता है, और पौधे से क्या है? ये पूरा वृक्ष बन जाता है। तो पौधे की वृद्धि के लिए ज़रूरी है मिट्टी। और दूसरा क्या है? मानव पोषण के लिए। मानव पोषण के लिए कैसे ज़रूरी है? हम जो फसल उगाते हैं फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद जो अनाज हमें मिलता है उससे क्या है? फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो फूड प्रोडक्ट ही मानव के न्यूट्रिशन के लिए एसेंशियल होते हैं। तो मिट्टी की इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अभी सॉइल इन इंडिया नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है हमारा, यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो हम पढ़ेंगे। मिट्टी हमने जाना क्या है? अपर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं, यानी द स्टडी ऑफ सॉइल क्या है? पेडोलॉजी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी, और हिंदी में क्या? मृदा विज्ञान बोला जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में यानी 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, वनीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और जैव या फिर पिटमय मिट्टी। अभी हम इन 8 टाइप्स को अलग से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या बोला जाता है? जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। एलुवियल सॉइल उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है। सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ी कि जिन नदियों के द्वारा लाई जाती है, तो कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो जलोढ़ मिट्टी को लेकर के आती हैं? पहली है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी ये 3 नदियाँ क्या हैं? जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती हैं। इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। एलुवियल सॉइल में धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। यानी ये सारी क्या हैं? क्रॉप्स हैं जो एलुवियल सॉइल में उगाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा में उगाई जाती हैं। अब जो जलोढ़ मिट्टी है उसको 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। आप अपनी बुक में देखोगे कि कहीं पर आपको बांगर जलोढ़ मृदा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर खादर। तो बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है? ये जलोढ़ मृदा के ही 2 प्रकार होते हैं। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और खादर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी है। जो पुरानी वाली जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोला गया? बांगर, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोला जाता है? खादर। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है सॉइल की वो है रेड सॉइल, यानी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से चट्टानों के टूट फूट से बना है। यानी लाल मिट्टी किससे बनी है? चट्टानों से। जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों के द्वारा लाई गई है, और लाल मिट्टी चट्टानों से बनी है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसी आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का लाल रंग दिखता है। यानी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग होता है जी आयरन ऑक्साइड के कारण। यह मिट्टी
फर्टिल लेस बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, यानी कि इसमें क्या है, फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं होती, जो उर्वरता है वो नहीं होती, यानी ये बंजर भूमि होती है। यह एसिडिक नेचर की होती है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज की खेती की जाती है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये बंजर भूमि होती है, लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके क्या है, हम इसमें खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो रेड सोयल है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। अभी हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। अब ये पाई कहाँ पर जाती है, भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट, छोटा नागपुर के प्लेट्यू एरिया, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिम जिलों, मेघालय की गारो खासी और जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल बेसाल्ट चट्टानों के टूटने तथा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। ब्लैक सॉइल नाम से है जी, काली मिट्टी होगी, तो काली मिट्टी किससे बनेगी, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से और ज्वालामुखी से जो हमारा लावा निकलता है उससे बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल काले रंग की होती है ये। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, ह्यूमस और मैग्नीशियम की क्या है, अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे हमने पढ़ा कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ऐसे ही काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि भी उगाया जा सकता है काली मिट्टी में। मेनली किसके लिए है, कपास के लिए। ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र इस साइड क्या है, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट सॉइल, यह मिट्टी केमिकल रिएक्शन तथा चट्टानों के टूट फूट द्वारा ड्राई सीजन में बनती है। लेटेराइट सॉइल क्या है, चट्टानों के टूटने से तो बनती है, लेकिन इसमें एक मेन फैक्टर जो याद रखने लायक है वो क्या है, ड्राई सीजन। केमिकल रिएक्शन से बनती है। जब चट्टानों में केमिकल रिएक्शंस, जब ये केमिकल रिएक्शन हो गया, और दूसरा क्या है जी, ड्राई सीजन, यानी केमिकल रिएक्शन होगा, चट्टानों का टूटना फूटना होगा, या फिर ड्राई सीजन हो, यानी तीनों फैक्टर्स क्या हैं जब साथ में होंगे, केमिकल रिएक्शन हो गया, चट्टानों का टूटना फूटना हो गया और ड्राई सीजन, तो क्या बनती है, हमारी लैटराइट मिट्टी बनती है। इस मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। यह देखने में लाल मिट्टी की तरह लगती है, किंतु उससे कम उपजाऊ होती है, यानी लाल मिट्टी के जैसा इसका रंग है। आयरन ऑक्साइड इसमें भी पाया जाता है। अब आयरन ऑक्साइड की वजह से ही तो काला रंग था लाल मिट्टी का, तो इसका भी लाल रंग था लाल मिट्टी का, तो अभी लाल मिट्टी के जैसी ही ये दिखाई देती है, लेकिन उससे इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम है। चट्टानों की टूट फूट से बनने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट, इन तीन भागों में बांटा गया है। अभी हम इन तीनों को देखेंगे, इनमें क्या होता है। जैसे गहरी लेटेराइट, गहरी लेटेराइट क्या है, इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटाश बहुता में होते हैं। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जा सकती है। अब देखो गहरी लाल है जी, गहरी लाल, जब लाल रंग था तो आयरन ऑक्साइड था, गहरा लाल रंग होगा तो आयरन ऑक्साइड प्लस पोटाश जो है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। उर्वरता जो है वो इसकी कम होती है। सफ़ेद लेटेराइट की अगर बात करें, इसकी उर्वरता सबसे कम होती है और कैओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद किसके कारण होता है, कैओलिन के कारण। उर्वरता इसकी बहुत कम होती है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट, यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में आयरन ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर नीचे चला जाता है। लेटेराइट मिट्टी किसके लिए होती है, चाय की खेती के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए, जैसे हमने पढ़ा था विशेषकर, ऐसे ही लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है।
नेक्स्ट टाइप है हमारी फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल यानी वनीय मिट्टी, वन मृदा। यह मिट्टी पर्वतीय ढलानों और वन क्षेत्रों की घाटियों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है मिट्टी? पर्वतीय ढलानों में। नाम से जो माउंटेन सॉइल है तो कहाँ पे मिलेगी? माउंटेन्स में, पर्वतीय ढलानों में और वन क्षेत्रों की घाटियों में पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस क्या होते हैं? डेड डिकेइंग मैटर्स होते हैं। ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है लेकिन पोटाश, फास्फोरस तथा चूना की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी बागवानी फसलों जैसे कि चाय, कहवा, मसाला, फल आदि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जनजातियों द्वारा झूम कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। अभी वनों में क्या है, लोग झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि क्या होता है? आज वो किसी जगह पर कृषि कर रहे हैं, एक फसल के बाद वो किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरण कर लेते हैं। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फसल है वो किसी दूसरे क्षेत्र में उगाते हैं। तो इस तरीके से वो झूम कृषि इन्हीं जनजातियों के द्वारा वनीय मृदा में की जाती है। यह मिट्टी हिमालय के पर्वतीय भागों जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि जगह पर पाई जाती है। नेक्स्ट है एल्कलाइन सॉइल यानी क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी को रेहे, ऊसर, कल्हड़ के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्षारीय मिट्टी को दूसरे के नामों से जाना गया, रेहे, ऊसर, कल्हड़। यह मिट्टी वहाँ पर बनती है जहाँ पर पानी आसानी से नहीं निकल पाता। इसमें सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है लेकिन नाइट्रोजन तथा चूने की इसमें कमी होती है। यह प्रोडक्टिव मिट्टी नहीं होती और इसमें नारियल तथा ताड़ की खेती होती है। एल्कलाइन सॉइल में कौन सी खेती की जाती है? नारियल और ताड़ की। यह सॉइल ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग तथा केरल के तट पर या फिर सुंदरवन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारी डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल हाई टेम्परेचर के वजह से बनता है। इसकी वजह से चट्टान टूट जाता है और छोटे छोटे जो कण हैं मिट्टी के वो बन जाते हैं। डेजर्ट सॉइल किसकी वजह से बना? हाई टेम्परेचर की वजह से। नाम से पता चल रहा है डेजर्ट, मरुस्थल। मरुस्थल में क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है। इस तरीके की मिट्टी हमें दिखाई देती है। वहाँ पर मोटे मोटे कण होते हैं उसमें। यह बलुई मिट्टी होती है जिसमें लोहा तथा फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में सिंचाई के सहारे गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा उगाए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? सिंचाई के सहारे, यानी अगर आपका इरिगेशन सिस्टम ठीक है, आप पानी अच्छे तरीके से इस मिट्टी में दे रहे हो तो यहाँ पर आप कौन कौन सी फसलें उगा सकते हो? गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार और बाजरा। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ यह भूमि बंजर पाई जाती है। अगर पानी की सुविधा वहाँ पर नहीं है तो उस क्षेत्र में क्या होगा? भूमि जो है वो बंजर रह जाएगी। कौन सी? जहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी होगी। नेक्स्ट है हमारी पिटमय और जैव मिट्टी। लास्ट टाइप है ये हमारी। दलदल वाले क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ जमा हो जाते हैं जिस वजह से सॉइल का निर्माण होता है। यानी पिट्स मिट्टी, जैव मिट्टी कहाँ पर होती है? दलदल वाले क्षेत्रों में। यह सॉइल काला, भारी तथा काफ़ी एसिडिक होती है। पिट में जो है वो मिट्टी कैसी होती है? एसिडिक होती है, लवणीय होती है। केरल में इस मिट्टी को कारी कहा जाता है। केरल में क्या बोला जाता है? कारी, क्योंकि वह मिट्टी ज़्यादातर केरल के अलेपी जिले में पाई जाती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरबन के डेल्टा घाटी में भी यह सॉइल पाया जाता है। नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के किनारे पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह दलदली मिट्टी में इस दलदली मिट्टी में फॉस्फेट, पोटास तथा उपजाऊ की कमी होती है। यानी मिट्टी जो है ये भी खास उपजाऊ नहीं होती। तो इन सभी मिट्टियों के डिस्कशन में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स हमने डिस्कस करनी थी। तो कहानियाँ तो हम डिस्कस करनी आती नहीं है, साफ सीधी बात है जी, फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट लेसन का ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो पास हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।